नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपकी ही क्लास में। दोस्तों, जहां हम डिस्कस कर रहे थे अपने सिलेबस का डिटर्मिनस टॉपिक, और डिटर्मिनस के अंडर में हम डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स के जैसा कि मैंने आपको बताया था, 3 लेवल हमें डिस्कस करने थे, जिसमें से हम फर्स्ट और सेकेंड लेवल डिस्कस कर चुके थे। और अब बारी है हमारे लेवल थर्ड को डिस्कस करने की, जिसमें से भी हम 2 रूल हमारे कंप्लीट कर चुके थे, रिलेटेड टू सुपरलेटिव डिग्री एंड रिलेटेड टू कंपेरेटिव डिग्री। क्लियर? यहां 2 रूल कंप्लीट करने के बाद में अब बारी आती है, और मैं समझता हूं ये 2 रूल आपके क्लियर हो गए होंगे, और आज के बाद में शायद आप भी ये बात याद रखेंगे कि जब कभी कोई ये पूछेगा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ में कौन सा आर्टिकल आता है, तो शायद आप डायरेक्ट ये ना बोलें कि आर्टिकल दी का यूज होता है, आप शायद ये बोलें कि इट इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। यानी ये सेंटेंस डिसाइड करेगा कि आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो कौन सा लगेगा। बिकॉज विद सुपरलेटिव डिग्री वी कैन यूज आर्टिकल अ और एन बिसाइड्स आर्टिकल दी ऑल्सो। यानी आर्टिकल दी के अलावा हम आर्टिकल और एन का प्रयोग भी कर सकते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके थे। सिमिलरली with comparative degree, generally it is said that we cannot use any article, but with some rules we can use articles with comparative degree also। यानी comparative degree के साथ भी हम articles का यूज कर सकते हैं कुछ रूल्स के अंडर में, जो हमने डिस्कस किए थे। क्लियर कंसेप्ट यहां तक? अब बारी है आपके रूल नंबर थर्ड को डिस्कस करने की। तो चलिए रूल नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं अपना, बिना टाइम अपना वेस्ट किए हुए। और अब बारी है हमारे रूल नंबर थर्ड की। और क्या कहता है रूल नंबर थर्ड, इसको एक बार समझ लीजिएगा आप। देखिए, ये आप लोगों को अच्छे प्रकार से पता है कि दुनिया में जितनी भी नाउन, मैंने पहले भी इसका आपको जिक्र किया था, जितनी भी नाउन है वो सब एक निश्चित पर्पज को लेकर बनी हुई हैं। अगर नाउन का निश्चित पर्पज है किसी सेंटेंस में, जिस पर्पज के लिए, तो वही रूल हमें यहां पर डिस्कस करना है। तो मैं पहले बोलकर आपको बता दूं हिंदी में, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस एक लिखते हैं, ही इज स्विमिंग इन, तो रिवर वर्ड जब आगे लगाते हैं तो रिवर के साथ आर्टिकल दी लगता है। ही इज स्विमिंग इन द रिवर हम यूज करते हैं। क्यों? कभी आपने सोचा है कि यहां रिवर के साथ आर्टिकल दी क्यों लगा, जबकि यहां तो ये रिवर वर्ड आ रहा है, ना तो ये आपकी प्रॉपर नाउन है, रिवर तो कॉमन नाउन है। तो फिर क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो दोस्तों, ये थर्ड रूल आपकी इसमें हेल्प करेगा। और थर्ड रूल क्या कहता है, समझ लीजिए एक बार। इफ a noun is used for an action that is not related to it, to this noun। यानी अगर कोई भी ऐसा कार्य आप किसी नाउन के साथ यूज कर रहे हैं जो उस नाउन के लिए डिसाइडेड नहीं है। हर नाउन का खुद का एक निश्चित क्या होता है, पर्पज होता है। अगर उस पर्पज के लिए नाउन का यूज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडीशन है कि अगर किसी नाउन का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए हो रहा है जो उसके लिए डिसाइडेड नहीं है, तो कंडीशन आप देखिए, आर्टिकल दी इज यूज्ड विद दैट नाउन। तो उस नाउन के साथ आपको यूज करना पड़ेगा किसका, आर्टिकल दी का यूज करना पड़ेगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। रूल से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी एक नाउन का प्रयोग आप ऐसे कार्य के लिए करते हैं जो उसके लिए डिसाइडेड नहीं है, ठीक है, उसका खुद का एक कार्य निश्चित अलग होता है, और दूसरा कोई कार्य अगर आप उसके साथ जोड़ रहे हैं उस स्थान पर, या उस नाउन के साथ कोई दूसरा कार्य आप यूज कर रहे हैं, माय डियर वी हैव टू यूज आर्टिकल दी विद दैट नाउन। तो उस नाउन के साथ आपको आर्टिकल दी का यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे कि यहां हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल। एक सेंटेंस तो है ये। दूसरा सेंटेंस है, ही इज गोइंग टू स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड। सिमिलरली आपको सेंटेंस एक ये दे दिया जाए, ही गोज टू चर्च ऑन एवरी संडे
एक सेंटेंस तो सिंपल ये दे दिया आपको, दूसरा सेंटेंस आपको दे दिया ही गोज टू चर्च ऑन एवरी संडे टू मीट हिज friend. My dear, these sentences are being given to use a proper article in the given blanks. यानी इन सेंटेंसेज में आपको एक ब्लैंक दिया गया है और उस ब्लैंक में आपको एक एप्रोप्रिएट आर्टिकल फिल करना है। कौन सा आर्टिकल आएगा ये हम डिसाइड कर लेते हैं। पहला सेंटेंस जब आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पहले और दूसरे दोनों सेंटेंसेज में कॉमन वर्ड दे रखा है जिससे पहले ब्लैंक मिल रहा है, और वो वर्ड है हमारा कौन सा, स्कूल। और स्कूल वर्ड के साथ आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा, तो देखिए पहले सेंटेंस में उसने कहा है ही इज गोइंग टू स्कूल, और आगे उसने कोई शब्द नहीं दिया, कोई कंडीशन नहीं दी, तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कंडीशन दे दे तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे कि आगे अगर वो ये लिख देता टू स्टडी लिखने पर तो कोई टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि वो तो स्पष्ट पता लग रहा है कि वहां स्टडी करने जा रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन नहीं भी दी जाती है और किसी नाउन का प्रयोग डायरेक्ट कर लिया जाता है, तो आपको यही समझना है कि उस नाउन का प्रयोग उस वाक्य में उसी पर्पज के लिए हो रहा है जिसके लिए वो बनी है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल किस लिए बनी है, स्टडी करने के लिए, तो इसका मतलब भाई यहाँ कोई कंडीशन विशेष नहीं दे रखी है, तो इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि इस सेंटेंस में स्कूल का प्रयोग स्टडी के पर्पज में ही हो रहा है। और इसका मतलब है ही इज गोइंग टू स्कूल, वो विद्यालय जा रहा है, तो किस लिए जा रहा है, पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, और स्कूल जो है वो पढ़ाई करने के लिए ही बना है, तो यहाँ किसी आर्टिकल की जरूरत हमें नहीं है। बट इन नेक्स्ट सेंटेंस ही इज गोइंग टू स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड, स्कूल बना तो किस लिए है, पढ़ाई करने के लिए, बट इन दिस सेंटेंस वी आर सेइंग दैट ही इज गोइंग टू स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड। तो यानी पर्पज जो है वो स्कूल का कुछ और है, और इस वाक्य में स्कूल का प्रयोग किसी और पर्पज के लिए किया जा रहा है। स्कूल बना तो पढ़ने के लिए है, अपने किसी मित्र से किसी व्यक्ति से मिलने के लिए थोड़ी बना है, तो इसका मतलब है कि यहां आपको आर्टिकल दी का प्रयोग करना पड़ेगा। सिमिलरली ही गोज टू ब्लैंक चर्च ऑन एवरी संडे, बस इतना खत्म कर दिया कि वो हर रविवार को चर्च जाता है, कोई उसने कार्य विशेष नहीं दिया क्यों जाता है, तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया कि अपने आप को एज्यूम कर लेना है, अपने आप को मान लेना है, सपोज कर लेना है, इमेजिन कर लेना है कि वो उसी कार्य के लिए जा रहा है जिस कार्य के लिए वो स्थान या वो नाउन बनी है। और हम सब जानते हैं कि चर्च किस लिए बना है, चर्च प्रेयर करने के लिए बना है, तो इसका मतलब है वो जब जा रहा है तो किसके लिए जा रहा है, प्रेयर करने के लिए ही जा रहा है। और अगर किसी नाउन का प्रयोग उसके लिए निश्चित पर्पज के लिए ही किया जाता है तो माय डियर कोई आर्टिकल नहीं लगता। बट इन नेक्स्ट सेंटेंस ही गोज टू चर्च ऑन एवरी संडे टू मीट हिज फ्रेंड, यहां आप सेंटेंस अगर देखेंगे तो इस सेंटेंस में कुछ अलग कंडीशन दे दी, और इसमें वो कह रहा है कि वो चर्च जा तो रहा है लेकिन उसका पर्पज क्या है, अपने एक मित्र से मिलना उसका पर्पज है। और दोस्तों चर्च जो है वो किसी मित्र से मिलने या किसी संबंधी से मिलने का स्थान नहीं है, और इसीलिए जब ऐसा यहां पर हमें पता लगा कि किसी नाउन का प्रयोग उसके लिए निश्चित किए गए कार्य के अलावा किसी कार्य के लिए किया गया है इस वाक्य में, सो माय डियर आर्टिकल दी मस्ट बी यूज्ड विद दिस नाउन, तो इस नाउन के साथ आर्टिकल दी का प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर? तो हमारा रूल कंप्लीट हुआ कि अगर मान लीजिए किसी भी नाउन का प्रयोग ऐसे किसी कार्य के लिए होता है जो उसके लिए निश्चित नहीं है, तो हमें आर्टिकल दी का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? बढ़े आगे। अब देखिए रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 4 कहता है कि जनरली आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद द नेम ऑफ कंट्री, डिजीज, सीजन, पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ मील,
games, etc. But if these words are used in specific condition, article the can be used with them. एक बार ये रूल पढ़िए, क्या कह रहा है ये रूल, आप एक बार रीड आउट कीजिए, फिर मैं समझा देता हूं इसे। रूल नंबर 4 है आपके आर्टिकल संबंधी। देखिए, जनरली वर्ड लगी गया है हमारा यहां, और जनरली वर्ड लगने का मैंने कंसेप्ट आपको समझा ही दिया था कि जनरली वर्ड कहीं पर भी लगा हुआ जब होता है तो इसका मतलब होता है, सामान्यतः ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ रूल्स विशेष ऐसे होंगे जब इनका प्रयोग अलग कंडीशन में भी किया जाएगा। और यहां हमें कहा जा रहा है जनरली आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड, सामान्यतः आर्टिकल्स का यानी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है किसके साथ, द नेम ऑफ कंट्री, देश के नाम के साथ, डिजीज, बीमारी के नाम के साथ, सीजन, मौसम के नाम के साथ, पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंगों के नाम के साथ, पार्ट्स ऑफ मील, भोजन के हिस्सों के नाम के साथ, और गेम्स, खेल के नामों के साथ आप आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते सामान्यतः। लेकिन सेंटेंस कह रहा है बट इफ दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन स्पेसिफिक कंडीशन, अगर इन्हीं शब्दों का प्रयोग आप स्पेसिफिक कंडीशन में कर लेते हो तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल दी मस्ट बी यूज्ड विद दीज नाउन्स। तो इन नाउन्स के साथ आपको आर्टिकल दी का प्रयोग करना होगा, लेकिन कब, केवल जो स्पेसिफिक कंडीशन हो जाएगी। स्पेसिफिक कंडीशन कैसे होगी वो हम यहां डिसाइड कर लेते हैं, मैं आपको कुछ सेंटेंसेज के थ्रू इसे समझाता हूं। समझिए, जैसे पहला सेंटेंस मैंने आप लोगों को एक लिखकर बताया, मैंने आपसे कहा इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। दूसरा वाक्य है इंडिया इन 1947 was at a critical situation, critical situation। तीसरा है आपका सेंटेंस क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम। नेक्स्ट है क्रिकेट ऑफ इंडिया इज वेरी गुड एट दिस टाइम। नेक्स्ट वन इज malaria is a dangerous disease malaria in 1997 was very contagious I take dinner at 7 in the evening। and dinner with your brother is a memorable moment
ऑफ माई लाइफ, ये आपने सेंटेंस लिखे। इनके अलावा मैं एक दो और लिख देता हूं। ही हैज हिज ओन हाउस, so he cleans its windows twice in winter and winter in 2007 was very cold। ये आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और इन सेंटेंसेज में आपको आर्टिकल्स का यूज करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर दो सेंटेंसेज में एक पेयर जैसा कंसेप्ट है आपको, यानी दो सेंटेंस जो हैं उनमें समान शब्द दे रखे हैं, जैसे इंडिया इंडिया, क्रिकेट क्रिकेट, मलेरिया मलेरिया, डिनर डिनर, और बाद वाले सेंटेंस में आपको विंटर एंड विंटर। अब पेयर जो बनाकर दिया गया है तो दोनों ही कंडीशन मैंने एक साथ इसमें आप लोगों को बता दी है कि सामान्यतः तो ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है। तो दोनों कंडीशन है। इन दिस सेंटेंस इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इन दिस सेंटेंस दिस वर्ड इंडिया इज बीइंग यूज्ड एज अ कंट्री। इन यहां इस वाक्य में इंडिया का प्रयोग एक कंट्री के रूप में किया जा रहा है, ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात है कि सेंटेंस में इंडिया वर्ड को किसी रूल विशेष से, किसी वर्ड विशेष से, या किसी फ्रेज विशेष से, या किसी सेंटेंस विशेष से स्पेसिफाई नहीं किया गया है। और स्पेसिफाई जब नहीं किया गया है माय डियर, आर्टिकल्स कैन नॉट बी यूज्ड विद दिस वर्ड। तो इस वर्ड के साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अगला वाक्य देखिए, इंडिया इन 1947 वाज एट अ क्रिटिकल सिचुएशन। यहां पर भी वर्ड इंडिया आ रहा है, लेकिन एक समय विशेष को इसके साथ जोड़कर हमने इसे क्या बना दिया, स्पेसिफिक बना दिया, स्पेसिफाई कर दिया है। स्पेसिफाई होते ही, यानी इंडिया तो शुरू से लेकर आज तक इंडिया ही है, लेकिन यहां हम हर समय के और इतने वर्ष गुजर गए तब से लेकर आज तक के इंडिया की बात नहीं कह रहे हैं, हम ये उस बात को नहीं कर रहे हैं। हम तो किस बात को कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इंडिया स्पेशली उस समय की बात कर रहे हैं जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस समय क्रिटिकल सिचुएशन पर था। तो उस कंडीशन में स्पेसिफाई कर दिया, आर्टिकल दी का यूज होगा। सिमिलरली इन नेक्स्ट सेंटेंस, क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम। क्रिकेट जो है वो एक पॉपुलर गेम है, तो सिंपल सी बात है पॉपुलर है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। बट इन नेक्स्ट सेंटेंस, क्रिकेट ऑफ इंडिया इज वेरी गुड एट दिस टाइम। क्रिकेट तो ऑल ओवर द वर्ल्ड खेला जाता है, लेकिन हम यहाँ किसके क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इंडिया की। तो यहां पर इंडिया की जब बात हो गई है तो सीधी सी बात है किसका यूज हो जाएगा, आर्टिकल दी का यूज हो जाएगा। स्पेसिफाई कर दिया ना एक शब्द के साथ जोड़कर। अगला हम कह रहे हैं मलेरिया इज अ डेंजरस डिजीज। तो यहां पर ऑब्वियसली मलेरिया शब्द का यूज किया तो एक डिजीज के रूप में किया गया है, स्पेसिफाई भी नहीं किया गया है। स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन हम कह रहे हैं मलेरिया इन 1997, तो एक समय विशेष से इसको क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया है। मलेरिया तो कभी भी फैल सकता है, हर वर्ष ही लगभग फैलता है, लेकिन हमने यह स्पेसिफाई किया है एक वर्ष विशेष को, और वर्ष विशेष को स्पेसिफाई करते ही हमें यहां लगाना पड़ेगा आर्टिकल दी। इन नेक्स्ट सेंटेंस, आई टेक डिनर एट 7 इन द इवनिंग, यानी मैं रोज अपना जो डिनर है वो क्या है, शाम को 7 बजे खा लेता हूं या ले लेता हूं या उसका यूज कर लेता हूं, जो भी है। तो ये तो रूटीन की बात हो गई, और डिनर कोई स्पेसिफिक नहीं है यहां पर, और इसीलिए इसके साथ किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बट माय डियर, इन नेक्स्ट सेंटेंस, डिनर तो रोज किया जाता है, लेकिन डिनर कौन सा, वो डिनर जो मैंने तुम्हारे भाई के साथ किया था, वो मेरी लाइफ का क्या है, एक मेमोरेबल मोमेंट है। सो माय डियर, दिस नाउन इज स्पेसिफिक इन सेल्फ, सो वी हैव टू यूज आर्टिकल दी विद दिस नाउन। तो इस नाउन के साथ किसका यूज होगा, आर्टिकल दी का। बिल्कुल वैसे ही अगले सेंटेंस में आप देखिए, ही हैज हिज ओन हाउस सो ही क्लीन्स इट्स विंडोज ट्वाइस इन विंटर। तो विंटर तो इसका मतलब है हर वर्ष आती है, कोई स्पेसिफिक है क्या यहाँ पर, नहीं है, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बट माय डियर, नेक्स्ट सेंटेंस, विंटर इन 2007 वाज वेरी कोल्ड। हम यहाँ पर वही समय का यूज करके और इसे स्पेसिफाई कर रहे हैं, और स्पेसिफाई करने की वजह से आप यहाँ यूज करेंगे किसका, आर्टिकल दी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे,
आर्टिकल दी का यूज करेंगे, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। सो माय डियर, रूल इज क्लियर। Generally, it is said that articles cannot be used with the name of country, game, disease, seasons, etc. But if these nouns are used in specific condition, we have to use article the with these nouns. तो ये जितने भी नाउन है आपकी, इन सभी के साथ आपको आर्टिकल दी लगाना पड़ेगा, ये विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए अगले रूल की तरफ चलते हैं। और अगला रूल क्या कहता है? विशेष रूल है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में आपको दे रखा है क्या, हाउ दे रखा है, या फिर दे रखा है क्या, सो, या फिर दे रखा है क्या, एज, और या फिर आपको मान लीजिए दे रखा है क्या, क्वाइट दे रखा है, या फिर दे रखा है आपको क्या, रादर दे रखा है, या फिर आपको दे रखा है क्या, टू का प्रयोग करके दे रखा है। किसका प्रयोग हो रखा है? टू का प्रयोग हो रखा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इनके बाद में आपको कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है तो आप आर्टिकल अ और एन का यूज करोगे यदि बाद में आने वाली नाउन जो है वो कैसी नाउन है भैया? सिंगुलर नाउन है। कैसी नाउन है? सिंगुलर नाउन। कंसेप्ट समझिएगा, आर्टिकल अ और एन कहां लगेगा? एडजेक्टिव के बाद में, नाउन से पहले। तो समझिएगा कि ये वो कंडीशन है जिसमें आप, रूल हमारे ग्रामर का कहता है कि जब भी सीक्वेंस बनाते हैं आर्टिकल्स की, डिटर्मिनर्स की, एडजेक्टिव की सीक्वेंस जब बनाई जाती है तो उसमें डिटर्मिनर्स हमेशा सीक्वेंस में पहले आते हैं। लेकिन ये कंडीशन ऐसी है जिसमें आपके डिटर्मिनर्स सीक्वेंस में एडजेक्टिव में पहले नहीं बल्कि बाद में आते हैं। पहले और कोई एडजेक्टिव आ जाता है, उसके बाद में इनका प्रयोग किया जाता है। तो समझिए इसका, इस रूल को एक बार फिर से। अगर वाक्य में हाउ दे रखा है, सो दे रखा है, एज दे रखा है, क्वाइट है, रादर है, या फिर क्या मिला आपको? टू, इनमें से कोई भी शब्द यदि मिल रहा है और उसके बाद क्या मिलना चाहिए? एडजेक्टिव मिलना चाहिए, और बाद में कौन सी नाउन है? सिंगुलर नाउन यदि यूज हो रही है, माय डियर, वी हैव टू यूज आर्टिकल अ और एन आफ्टर द वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। यानी दिए गए सेंटेंस में जो वर्ड एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है उसके बाद आपको आर्टिकल अ और एन का यूज करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट तो है ही, साथ में आप एक पॉइंट और समझिएगा। अगर वाक्य में आपको दे रखा है व्हाट, या फिर दे रखा है आपको क्वाइट, और या फिर दे रखा है आपको क्या, रादर, तो आपको पहले ही आर्टिकल और एन लगाना पड़ जाएगा। अगर एडजेक्टिव और उसके बाद में दे रखी है आपको नाउन कैसी? सिंगुलर नाउन दे रखी है। क्लियर है? अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न यहां पर जरूर जन्म ले लिया होगा इसको पढ़ते ही, सुनते ही, कि सर क्वाइट और रादर तो दोनों जगह आ रहा है, अगर आ रहा है तो क्या करें? आ रहा है तो आने दो। क्वाइट और रादर अगर दोनों जगह आ रहा है तो आने दो। इसका मतलब क्या निकलता है कि अगर वाक्य में क्वाइट और रादर आ रहे हैं तो आर्टिकल अ और एन को आप एडजेक्टिव से पहले लगाओ या एडजेक्टिव के बाद लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एडजेक्टिव से पहले आने पर भी, एडजेक्टिव के बाद में आने पर भी वो सही माना जाएगा। लेकिन फिर भी उसे अगर आपसे एरर वाला प्रश्न पूछना होगा तो वो कैसे पूछेगा, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग सेंटेंस पर। ये सेंटेंस ये ध्यान रखिएगा, ये रूल वो रूल्स हैं, उन रूल्स में से एक रूल है जो आप, मतलब अगर तरीके से डिस्कस आपने नहीं किया, तरीके से आपने अगर इसे नहीं पढ़ा, तरीके से रिवाइज नहीं किया, तो ये बात निश्चित मान लीजिएगा कि ये रूल याद होने वाले रूल्स में से नहीं है। इससे आपको डेली में रिवाइज करना पड़ेगा और रोज के कुछ ना कुछ सेंटेंस अपने मन से बनाकर भी आपको यूज करने होंगे। जैसे कि मैंने लिखा, हाउ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। दिस सेंटेंस पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा है, सेंटेंस हाउ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, और पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन आपको पता है स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। अगर वाक्य में मिल रहा है क्या, हाउ, उसके बाद मिल गया क्या, एडजेक्टिव, उसके बाद में नाउन कैसी है, सिंगुलर नाउन है, तो ध्यान रखिएगा ऐसी कंडीशन में आप इस गर्ल वर्ड को अकेला न लिखकर और कैसे लिखकर आओगे, अ गर्ल लिखकर आओगे। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि he is not so intelligent student as I wanted to meet this sentence।
अब ये सेंटेंस आप खूब पढ़ लो भले ही, लेकिन आपको पढ़ने में कभी भी इसमें एरर का पता नहीं लगेगा और पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा है सेंटेंस। ही इज टू इंटेलिजेंट स्टूडेंट एज सो इंटेलिजेंट स्टूडेंट एज आई वांटेड टू मीट। ठीक है, अब यहां पर लेकिन आप स्ट्रक्चर अगर पढ़ लेते हैं तो आपको शब्द दे रखा है क्या, सो वर्ड दे रखा है, इसके बाद क्या दे रखा है, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, और उसके बाद क्या आ रहा है, स्टूडेंट। स्टूडेंट कौन सी नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो अब इस कंडीशन में आप अकेली नाउन का प्रयोग न करके और आप किसका प्रयोग करके आओगे, आर्टिकल और एन का इसके साथ प्रयोग करोगे और सेंटेंस हो जाएगा अ स्टूडेंट। क्लियर। इसी तरीके से जैसे कि सेंटेंस आपको दे दिया जाए व्हाट ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, तो सेंटेंस में क्या मिला आपको, व्हाट मिला, उसके बाद में क्या मिला, एडजेक्टिव मिला, फिर क्या मिला, सिंगुलर नाउन। तो माय डियर यहां एडजेक्टिव अकेला नहीं आएगा, यहां आपको क्या लिखना पड़ेगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, ये आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें क्वाइट और रादर की, तो क्वाइट और रादर का प्रयोग कैसे हम करेंगे, तो देखिए उसके वाक्य कैसे बनते हैं। अगर आपको सेंटेंस ये दे दिया जाए ही इज क्वाइट अ डिफरेंट स्टूडेंट इन आवर क्लास, इसी प्रकार से एक सेंटेंस आपको दे दिया जाए ही इज क्वाइट डिफरेंट स्टूडेंट इन आवर क्लास। अब इन दोनों सेंटेंसेज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यहां पर भी क्या दे रखा है, क्वाइट, यहां पर भी क्या मिल रहा है, क्वाइट, दोनों के ही बाद आपको क्या मिल रहा है, एडजेक्टिव, दोनों के बाद ही क्या मिल रही है, नाउन। तो ऐसी कंडीशन में आप एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग करो या एडजेक्टिव के बाद में आर्टिकल का प्रयोग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी दोनों जगह ही अगर कहीं पर भी आर्टिकल और एन यूज होता आपको मिले तो वो आपके सही सेंटेंसेज में काउंट किया जाएगा और वहां आप करके आओगे नो करेक्शन रिक्वायर्ड या फिर नो एरर, जो भी ऑप्शन आएगा उसे आप करके आओगे। क्लियर कंसेप्ट। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी उसे अगर बनाना होगा कोई एरर वाला वाक्य विशेषकर उसके मन में आई जाए कि नहीं मुझे एरर वाला बनाकर देना ही है, तो देखना वो कैसा बनाकर देगा सेंटेंस। वो कुछ इस प्रकार से बनाकर देगा, ही इज अ क्वाइट डिफरेंट स्टूडेंट इन आवर क्लास। इस सेंटेंस की बात यदि हम करते हैं तो यहां पर देखिए क्वाइट वर्ड आ रहा है, क्वाइट के बाद में आपके डिफरेंट वर्ड एडजेक्टिव है, उसके बाद में स्टूडेंट कौन क्या है, सिंगुलर नाउन है। ऐसा होने पर आर्टिकल और एन लगता तो है, लेकिन सिर्फ दो ही जगह लग सकता है, या तो एडजेक्टिव से पहले या एडजेक्टिव के बाद। क्या कभी भी ऐसी पोजीशन हमने दोनों में लिखी है जिसमें आप आर्टिकल और एन का प्रयोग क्वाइट से ही पहले कर लो, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा था। तो इसीलिए ये सेंटेंस यहां इस तरीके से न लिखा जाकर और लिखा जाएगा किस तरीके से, क्वाइट अ डिफरेंट स्टूडेंट। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये चले कि सर हम आर्टिकल अ को स्टूडेंट के साथ भी लगा सकते हैं क्या, लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां मान लो आपको उसने सेंटेंस इस तरीके से डिवाइड करके दे दिया और पूछा कि बताइए एरर किस पार्ट में है और कैसे इसको एप्रोप्रिएट बनाओगे, तो इनको तो केवल सीक्वेंस बदलने से ही काम चल जाएगा, ज्यादा आपको इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आर्टिकल अ को उठाकर आप अगर इधर लाओगे बीच में, सेंटेंस तो सही हो जाएगा लेकिन एप्रोप्रिएट थोड़ी माना जाता है वो, क्योंकि तब तो दूसरे पार्ट में जाकर क्या हो जाएगा, करेक्शन करना पड़ जाएगा हमें, क्योंकि इसमें भी फिर हम क्या बताएंगे कि कमी है। क्या कमी है कि आर्टिकल नहीं है इसलिए आर्टिकल लगा रहे हैं, तो दो पार्ट में कमी हो गई, इसमें तो एक्स्ट्रा आ गया, इसमें नहीं आया। दो पार्ट में कभी एरर हम नहीं निकालते, ये विशेष ध्यान रखना है। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है ये रूल विशेष रूप से कि कब आर्टिकल अ और एन का प्रयोग किया जाता है, कुछ स्ट्रक्चर्स के कुछ शब्दों के वाक्य में आ जाने पर। क्लियर कंसेप्ट। चलिए अगला रूल बढ़ते हैं। अगले रूल की तरफ चलो। यहां अगला रूल क्या कहता है, एक विशेष ध्यान से समझिएगा। हमारे यहां पर एक कंसेप्ट कहता है कि जब कभी भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आ जाए, क्या आ जाए,
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यदि आ जाता है तो उसके साथ हम आर्टिकल दी लगाते ही लगाते हैं। माय डियर, ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कब किस कंडीशन में कर रहे हैं, तभी आप आर्टिकल्स का प्रयोग करोगे या नहीं करोगे, ये डिसाइड किया जाएगा। और अगर आर्टिकल भी यूज होंगे तो कौन से होंगे, ये भी तभी डिसाइड किया जाएगा। तो इसको समझना एक पॉइंट पे आप एक बार। नेक्स्ट है आपका, ये रूल नंबर कौन सा था, ये था आपका रूल नंबर 4 हो गया। ये आपका रूल नंबर 5 था। और अब आ गया आपका रूल नंबर 6। और ये रूल नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। जनरली आर्टिकल दी इज यूज्ड विद अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट if it is being used to play, it is being used to play। अगर मान लीजिए किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग आप उसे प्ले करने के काम में ले रहे हो या उसे प्रयोग कर रहे हो, तो कहने का अर्थ है कि उसके साथ क्या लगेगा, आर्टिकल दी लगेगा। जैसे कि सेंटेंस में आप लोगों को बता दूं, ही कैन प्ले ऑन द फ्लूट। अब आप देखिए फ्लूट क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आर्टिकल दी लगाया क्योंकि इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस वाक्य में किस रूप में यूज हो रहा है, प्ले के रूप में यूज हो रहा है, यानी इसे बजाने के काम में हम ले रहे हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज हम पूरे लय और ताल बनाने के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन माय डियर, अब इसके आगे आ जाता है आपका बट। और बट क्या कहता है, ये कहता है पॉइंट ए के अंडर में, if another determiner is being used with the musical instrument no article can be used with it whether it is being used to play। क्या अर्थ निकला इसका, इस सेंटेंस को देखो एक बार, आप पूरा रूल पढ़ो। इफ अनदर डिटर्मिनर, यानी अगर किसी और डिटर्मिनर का प्रयोग आप कर रहे हो, इज बीइंग यूज्ड विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसके साथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर आप पहले से ही किसी डिटर्मिनर का प्रयोग कर चुके हो, तो उसके साथ फिर आर्टिकल की गुंजाइश नहीं रहती, भले ही उसके साथ आप उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग प्ले करने के काम में ही क्यों ना ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसका प्रयोग किसी भी रूप में क्यों ना किया जा रहा हो। कारण क्या है इसका, कारण मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि नाउन के साथ सीक्वेंस में अगर डिटर्मिनर लगाना है तो डिटर्मिनर कितने लग सकते हैं, सिर्फ एक लगेगा। और आर्टिकल्स भी किससे संबंधित है, चूंकि डिटर्मिनर से संबंधित है, तो इसलिए ऑलरेडी जब डिटर्मिनर लग गया तो आर्टिकल की इंपॉर्टेंस वहां खत्म हो जाती है, तो आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक सेंटेंस में आप लोगों को लिखवाऊं यहां, ही कैन प्ले ऑन या ओनली ऑन हिज
flute. In this sentence we are using this word that is being used to represent musical instrument. Category of noun, noun की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये फ्लूट वर्ड. इससे पहले ब्लैंक दिया हुआ है, लेकिन ब्लैंक से पहले देखो क्या दे दिया, हिज दे दिया, जो कि अपने आप में एक डिटर्मिनर है. कौन सा डिटर्मिनर है? पजेसिव डिटर्मिनर है. और उसके साथ आपको देखिए उसकी एक्टिविटी क्या है, प्ले ही है, लेकिन उसके बावजूद आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग यहां नहीं करोगे. यह आपको विशेष ध्यान रखना है, चाहे इसका प्रयोग किसी भी रूप में क्यों ना किया जा रहा हो. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक डिटर्मिनर यहां लग चुका है. क्लियर कंसेप्ट? दूसरा पॉइंट, ये तो पॉइंट ए है. अब पॉइंट बी देखो. इफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड, अगर किसी भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का क्या किया जा रहा है, इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, उसे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल्स कैन नॉट बी यूज्ड, आर्टिकल्स कैन नॉट बी यूज्ड विद दैट इंस्ट्रूमेंट. तो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे. किस कंडीशन में? जब उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या करवाया जा रहा है, इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि ये क्या है, किस तरीके से इसको प्ले किया जाता है, इसमें किस तरीके से इसका निर्माण होता है, यानी पूरी उसकी जब जानकारी आप दे रहे हैं, उसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे. आप ध्यान रखिएगा इस बात का विशेष रूप से. जैसे कि आप एक ब्लैंक दे देते हैं और वहां पर लिख देते हैं फ्लूट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज प्लेड विद द ब्लोइंग एयर इन इट. यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में आप इसका प्रयोग कर रहे हैं. तो फ्लूट वर्ड के आगे दे रखा आपने, फ्लूट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. फ्लूट भैया एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. और कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे किस तरीके से बजाया जाता है, ब्लोइंग एयर इन इट, फूंक मारकर जिसे प्ले किया जाता है. तो ये पूरी जानकारी आप दे रहे हैं कि किस तरीके से इसको प्ले किया जाएगा, इसका तरीका क्या बजाने का, किस तरीके से इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये पूरा कुछ जो है वो आप किस लिए यूज कर रहे हैं? इस फ्लूट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए. और इंट्रोडक्शन के टाइम पर आप इसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते. तो माय डियर रूल कहां से आ गया कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम जब भी आएगा तो आर्टिकल दी लगेगा. ये तो डिपेंड करेगा सेंटेंस पर कि उसका यूज आप किस तरीके से कर रहे हैं. बात अभी भी खत्म नहीं हुई है, बात अभी भी बची हुई है, और आप ध्यान दीजिएगा. अब आता है आपका पॉइंट सी. और पॉइंट सी क्या कहता है कि इफ अ सिंगल यूनिट इज बीइंग यूज्ड, single unit is being used of a musical instrument article a or an is used with it. क्या कह रहा है ये? ध्यान से समझिएगा कि अगर किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की सिंगल यूनिट का प्रयोग आप वाक्य में कर रहे हो, ये कहना चाहते हो कि यहां जो फ्लूट है, ड्रम है, ये जो भी है वो कितने रखे हुए हैं, और आप कहते हैं एक है. तुमसे पूछ लिया मार्केट से कितने ड्रम कितने फ्लूट खरीद के लाए, तो आपने कहा मैं तो एक ही लाया. तो जब आपने एक बोला उस कंडीशन में भी आप आर्टिकल दी कैसे लगा दोगे? तब तो आपको संख्या बताने के लिए और वहां पर आर्टिकल अ और एन का प्रयोग करना होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि समझिएगा, ही गेव मी अ फ्लूट
व्हेन आई मैट हिम। ये सेंटेंस आपको दिया गया। अब यहां पर आप जब सेंटेंस देखेंगे तो फ्लूट वर्ड के साथ आपने आर्टिकल अ लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जब भी आप किसी व्यक्ति से मिले तो उसने आपको एक फ्लूट प्रोवाइड करवाई या एक फ्लूट दी। तो यहां पर सिंगल यूनिट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो वी हैव टू यूज आर्टिकल अ और एन विद द वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो उस शब्द के साथ जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज हो रहा है उसके साथ आपको आर्टिकल अ और एन का यूज करना ही पड़ेगा। ये विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आप आर्टिकल अ एन दी जिसका भी प्रयोग करना चाहें उसका प्रयोग कैसे करेंगे अगर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको दिया गया है तो। ठीक है। इसके अलावा अगला रूल जो है आपका रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कहता है इफ द वर्ड फॉलोइंग इज used as an adjective in a sentence, article the is used, article the is used with this word, with this word। क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। इफ द वर्ड, रूल किससे संबंधित है? इस वर्ड फॉलोइंग से संबंधित है। ठीक है। और फॉलोइंग से वैसे मैं आपको ये इंडिकेट करने के लिए थोड़ा सा और आप लोगों का ये रिवीजन हो जाएगा, कुछ कंसेप्ट्स में आसानी से आपको रिवाइज करके बता पाऊं इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं, वरना इसको समझाने के बाद मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा कि ये रूल नहीं भी आप पढ़ते तो भी अपने पिछले कंसेप्ट्स और पिछली क्लासेज के आधार पर आप इस प्रकार के वाक्यों को इजिली कर भी सकते थे। आप कह रहे हैं फॉलोइंग वर्ड का प्रयोग जब भी किया जाए किस रूप में? एडजेक्टिव के रूप में किया जाए, तब आर्टिकल दी का प्रयोग इसके साथ हम करेंगे। तो फॉलोइंग का प्रयोग आप एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि आप और किसी कंडीशन में फॉलोइंग का यूज भले ही कर लो तब आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में आए तो एडजेक्टिव मतलब बोले तो नाउन के साथ जब आए तो ही आप आर्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हो। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए जब ये आए तो ही आर्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप समझिएगा, हम अगर कहें ही इज फॉलोइंग द गिवन रूल्स, गिवन रूल्स। अगला सेंटेंस है यू मस्ट यूज the following rules। These two sentences in which we are using this word following in common, कॉमन रूप से हम फॉलोइंग वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं दोनों ही वाक्यों में। बट माय डियर, इन दिस सेंटेंस दिस वर्ड फॉलोइंग इज नॉट बीइंग यूज्ड टू क्वालिफाई एनी नाउन और प्रोनाउन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सेंटेंस में फॉलोइंग शब्द किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, बल्कि ये एक मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इसके साथ क्या लगी हुई है? हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है और रूल हमारा मेन वर्ब संबंधी है नहीं, तो इसलिए हम यहां क्रॉस कर देंगे, कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगला है यू मस्ट यूज फॉलोइंग रूल्स। इन दिस सेंटेंस दिस वर्ड फॉलोइंग इज बीइंग यूज्ड टू क्वालिफाई दिस वर्ड रूल्स। इस सेंटेंस में तो फॉलोइंग शब्द इस रूल्स शब्द को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। एंड अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन is always called an adjective, and whenever this word following is used as an adjective we have to use article the with it, so in this blank we have to use article the। कहने का अर्थ ये निकला कि अगर कभी भी किसी सेंटेंस में आपको ऊपर रूल लिखा हुआ है कि अगर कोई भी शब्द आप एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ एडजेक्टिव? अ वर्ड दैट यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन।
ऐसा शब्द जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एंड इन दिस सेंटेंस ये फॉलोइंग वर्ड जो है रूल्स को क्वालिफाई कर रहा है, जो एक नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने की वजह से ये एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव के रूप में जब भी आता है तो आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर कंसेप्ट? ये है आपका रूल नंबर 7। फिर आता है आपका रूल नंबर 8। और रूल नंबर 8 क्या कहता है? बिल्कुल ऐसा ही आपका रूल है अभी अभी जो हमने लिखा, इफ ऑर्डिनल नंबर, कौन से होते हैं ऑर्डिनल नंबर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से आए जब। इफ ऑर्डिनल नंबर इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव in a sentence, article the is used with it। तो इसके साथ किसका यूज होता है? आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। कब? लेकिन जब इसका प्रयोग किया जाएगा किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में। जब इसका प्रयोग होगा तभी आप इसके साथ आर्टिकल दी लगा सकते हैं। जैसे कि आपको कहा students will be awarded by our principal। एक सेंटेंस तो है ये, और दूसरा सेंटेंस है ही केम फर्स्ट इन दिस क्लास। अब ये दोनों सेंटेंस आप देखिए, इन दोनों ही सेंटेंसेज में आपको एक कॉमन वर्ड मिलेगा। कौन सा? फर्स्ट वर्ड मिला है हमें कॉमन वर्ड के रूप में। और फर्स्ट वर्ड जब आ रहा है तो सीधा सा मतलब वो किस रूप में आ रहा है, ये चीज डिसाइड करेगी कि आर्टिकल्स आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, और आना भी चाहिए तो कौन सा आना चाहिए। इन दिस सेंटेंस वी आर यूजिंग दिस वर्ड टू क्वालिफाई दिस कॉन्सेप्ट 5 स्टूडेंट्स, फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स। तो आप नाउन को क्वालिफाई कर रहे हो, ये आपको पता है कि स्टूडेंट्स क्या है, अपने आप में नाउन है। ऐसा शब्द जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव यदि होगा तो इसके साथ हमें लगाना पड़ेगा आर्टिकल दी लगाना पड़ेगा, ये विशेष याद रखिएगा। क्लियर? इसी तरीके से आप अगला सेंटेंस देखिए, ही केम फर्स्ट इन दिस क्लास। इन दिस सेंटेंस वी आर यूजिंग दिस वर्ड फर्स्ट। फर्स्ट शब्द आ रहा है लेकिन क्वालिफाई कर रहा है किसको? इसको मैं ब्लैंक के हिसाब से लिख देता हूं थोड़ा सा एक बार। दिस वन, इन दिस सेंटेंस दिस वर्ड इज यूज्ड टू क्वालिफाई दिस वर्ड केम। इस सेंटेंस में अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। आपने कहा ही केम इन दिस क्लास, वो इस क्लास में आया। कब? किस पोजीशन पर आया? तो आपने कहा फर्स्ट पोजीशन पर आया, पहले आया। तो इसका मतलब है केम वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, दैट इज अ वर्ब, जो कि क्या है? एक वर्ब। एंड वी ऑल नो दैट अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। तो वो शब्द क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। एंड वी ऑल्सो नो दैट विद एन एडवर्ब आर्टिकल्स आर नेवर यूज्ड। तो एडवर्ब के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग कभी भी नहीं होता। तो यहां आपको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस करना पड़ेगा। क्लियर कंसेप्ट? तो ये कुछ आपके आर्टिकल्स के और बेहतरीन रूल्स में से थे जो सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री की बात हमने की थी। उसके अलावा में, इसके अलावा आगे और आपके इसके जो छोटे मोटे 1-2 कंसेप्ट हैं वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा, और उसके बाद में हम करेंगे अपने बाकी के डिटर्मिनर्स को, लाइक पजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव। पहले इनको करेंगे और उसके बाद में इंडेफिनिट डिटर्मिनर को भी हम कंप्लीट करेंगे। ओके, लेकिन ये अगली क्लास में हम करेंगे। तब तक आप इन कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए। बेहतरीन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ये एग्जाम में रिपीट होते ही रहते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में इसी की चर्चा करेंगे, आर्टिकल्स की। थैंक यू।